सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज वीडियो बन रहा है अपना इस स्कूटर के साथ में। स्कूटी है, रोज़ मेरा गाड़ी में बैठ के वीडियो होता था या गाड़ी के सामने खड़ा हुआ होता था। तो आज गाड़ी है कहाँ, गाड़ी एक्चुअली हो गई है सेल। तो मेरे पास थी टाटा टियागो 2019 मॉडल, और उसको अभी 3 साल पूरे नहीं हुए थे। 1 महीने के बाद 3 साल पूरे हो जाते। 4 अक्टूबर 2019 में मैंने निकाली थी। पेट्रोल XZ प्लस टॉप वेरिएंट था, एलॉय वगैरह सब कुछ लगे हुए थे गाड़ी में। तो गाड़ी को अभी मैंने सेल कर दिया है। और आज का जो वीडियो होने वाला है, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी गाड़ी सेल करना चाह रहे हैं और उनको लगता है कि उनकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू कम है या कम मिलेगी। तो उनको बहुत फ़ायदा करेगा ये वीडियो, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैंने फॉलो करी, प्रैक्टिकली मैंने करके देखी और मेरी गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी मिली। तो मेरी टाटा टियागो जो गई है वो गई है 4.5 लाख में, और इतने में कैसे सेल करी है तो आज की वीडियो वही बताऊंगा आपको भी, और प्लस ये ट्रिक आपको भी काम में आएंगी। तो चलो शुरू करते हैं पहले वीडियो। तो रिसेंटली हमने अपनी गाड़ी सेल करी है, वो करी है कार24 पे, और जो अमाउंट मैंने बताया वो उस अमाउंट में गई है 4.5 लाख में। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, देखो आपको अपनी गाड़ी की ने पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी गाड़ी चलाते हैं, हमें पता होता है हमारी गाड़ी के अंदर क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, क्या अच्छाइयाँ हैं, कैसी साउंड है, कहाँ पे कौन सी कमी है। तो वो सारी चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी ना एक प्राइस सेट कर सकते हो कि भाई मैंने इतने में 3 साल पहले ख़रीदी थी तो मैं इतने में इसको बेचना चाहूँगा। OLX पे आप डाल सकते हो, बहुत सारी साइट्स हैं ऑनलाइन जहाँ पे आप उसको डाल सकते हो। और उसमें क्या रहेगा, जितना पॉसिबल है, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा साइट्स पे आप डाल सकते हो, हाँ, उन पे डाल दो, सो दैट चारों तरफ से आपको थोड़ा एक ना आइडिया मिलना शुरू हो जाता है। फिर आप बाद में फिल्टर कर सकते हो कि हाँ, किस किस को हटाना है, क्योंकि आपको एक रफ आइडिया मिलना शुरू हो जाता है कि गाड़ी की वैल्यू कितनी आएगी। और दूसरा मतलब कौन से प्लेटफॉर्म है जिन पे आप सिर्फ रखना चाहते हो, जो आपको वैल्यू उतनी नहीं दे रहे, या जो मतलब नहीं है, वर्थ नहीं है जिन पे अपनी गाड़ी रखना, उनको बाद में आप हटा सकते हो। पहले सब पे अपलोड कर दो जितने भी पॉसिबल साइट्स हैं। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज़, कोई भी आपकी गाड़ी के बारे में कुछ भी प्राइस बोल रहा है या नीचे बोल रहा है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है उससे। हाँ। क्योंकि आपकी गाड़ी का आपको पता है, दूसरे को नहीं पता, सामने वाले को भाई कैसी है, कितनी चली है, कितनी नहीं चली, हाँ। 1 हैंड में चली है, 10 हैंड में चली है, वो सब आपको पता है। हाँ। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, चाहे सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, चाहे 1 रुपया बोल दे सामने वाला आपको, तो भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। उसको बस इग्नोर मारो और छुट्टी करो। तो देखो अभी कैसा है, सोशल मीडिया का ज़माना है। हाँ। ऑनलाइन जैसे हम अपनी गाड़ी डालते हैं तो आप किसी को बाय फेस तो जानते नहीं हो उनमें से, और सबको मतलब सामने वाले को भी यही लगता है, बोल के देख लेता हूँ क्या जाता है, चाहे उसे बिल्कुल नहीं खरीदनी, चाहे हाँ, उसको नीड ही नहीं है, और चाहे उतने पैसे उसके पास है भी नहीं, चाहे वो आपको बस आपको डिमोटिवेट करने के लिए आ रहा है कि हाँ, हाँ इसको ये तो बता ही दो कि इस गाड़ी की रिसेल वैल्यू नहीं है। नहीं, कई बार ना लोगों के चाहे इंटेंशन ना हो, देखो कई हाँ, बार लोगों के दिमाग में सेट होता है कि इस गाड़ी की रिसेल वैल्यू नहीं है, तो एवं ही लिख जाते हैं मजे हाँ, लेने के लिए। तो क्या होता है, उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, उससे ये नहीं सोचना है कि अरे नहीं इतना बता दिया प्राइस तो पता नहीं बिकेगी नहीं बिकेगी। आप अपनी बात पे कायम रहो, और फिर आप जब थोड़ा पेशेंस रखोगे ना, तो आप जहाँ जो आप मांग रहे हो उसके आसपास के ऑफर आपको यूजुअली आने शुरू हो जाएंगे। और अब मैं कुछ बताऊंगा चीज़ें जो हम अपनी गाड़ी में कर सकते हैं, ये सब चीज़ें करने से पहले, कहीं भी पोस्ट करने से पहले। राइट। तो सबसे पहले जो करना है आपको, अपनी गाड़ी की ना सर्विस करानी है। सर्विस कराने के टाइम पे मैं क्यों बोल रहा हूँ सर्विस कराने का, छोटा खर्चा है, और उसमें आपको ना सारी कमियाँ हाथ में आ जाती हैं कि भाई मेरी गाड़ी में हाँ ये आवाज़ आ रही है, तो वो आवाज़ को कैसे आप ख़त्म करवा सकते हो। चाहे मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ा खर्चा आप करो, पर जो छोटी मोटी आवाज़ें हैं ना वो आप ख़त्म करवा लो गाड़ी की। बिल्कुल कोई साउंड मत नहीं आनी चाहिए, कोई क्लच का कोई साउंड नहीं होना चाहिए, माउंटिंग वगैरह का कोई साउंड आ रहा है तो उसको आप कैसे थोड़ा बहुत उसको करवा सकते हो, ठीक। सस्ते में करवा लो, हाँ, बड़ा पैसा मत लगाओ। आपको बड़ा पैसा लगाना हम बिल्कुल रेकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा पैसा कभी भी वापस मिलता ही नहीं कार में। हाँ, आप कितना भी लगा लो, कार में आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा जो आपने लगाया है। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें करानी ज़रूरी हैं, क्योंकि छोटी भी साउंड होती है ना, आप किसी को भी दे रहे हो टेस्ट ड्राइव के लिए या चलाने के लिए कुछ भी,
तो वो उसको एकदम पता चलती है और वो वही उसी चीज़ को ना इशू बनाते हैं कि भाई नहीं इसमें तो ये आवाज़ है, इतने पैसे कम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ये भी होता है। और जैसे सपोज मैं ही अगर कोई कार नई खरीदने जा रही हूँ, मतलब हम दोनों जा रहे हैं, तो अगर मुझे लगा कि थोड़ी सी आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं, हाँ। खड़ खड़, तो मेरा भी मन थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं, इसको नहीं लेते। हाँ, तो ये चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं वैल्यू कम कर देती हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ से आपको एक बार ये रहता है कि नहीं अभी मेरी गाड़ी बिल्कुल ओके है। तो अब बात करते हैं मेरी गाड़ी की। तो मैंने अपनी गाड़ी OLX पे डाली थी, 5 लाख मेरी डिमांड थी। और OLX पे सब जानते हैं जो आपको प्राइस चाहिए होता है सब उससे बढ़ा के ही लिखते हैं। तो थोड़ा बहुत, हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ा के लिखते हैं। कुछ लोग जेन्युइन होते हैं, कुछ लोग तो 2-2, 3-3 लाख ऊपर लिख देते हैं। हाँ। मैंने ये भी देखा है। तो मैंने जो डिमांड करी थी उसके बाद मुझे फ़ोन आया OLX ऑटो से। तो उनका खुद का एक गाड़ियों का कुछ वो है सेल परचेज का। तो उन्होंने वहाँ से मुझे कॉल किया। उसके बाद बात उत हुई कि हम आपकी गाड़ी के इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ पे हो। तो मैंने बताया गोवा में। तो उनका ऑफिस नहीं था। बोले आपको दिल्ली आना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है, पॉसिबल नहीं है, जब आऊँगा तब करा लूँगा। मैंने उसको वहीं पे मना कर दिया। मतलब एक ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद आया मुझे स्पिनी से। हाँ, स्पिनी से कॉल आया। स्पिनी वालों ने बोला कि ठीक है, उनका ऑफिस गोवा में नहीं था। वो बोले या तो आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा या आपको पुणे जाना पड़ेगा। दोनों जगह मेरे लिए पॉसिबल था जाना। और मैंने शेड्यूल कर रखा था कि ठीक है मैं 1 वीक के बाद विजिट करूँगा आपके ऑफिस, वहीं पे मैं अपनी गाड़ी आपको दिखा दूँगा। थर्ड कॉल आया मुझे कार24 से। तो कार24 का यहाँ पे केवल एक ही ऑफिस है। पहले तो उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया दिल्ली के अकॉर्डिंग कि घर पे आके आपकी गाड़ी देखेंगे, वहीं चेक करेंगे सारा कुछ आपको, और आधे घंटे में आपको प्राइस बता देंगे गाड़ी का कितना है। लेकिन उनका गोवा के अंदर जो ऑफिस है वो छोटा है, तो वो घर पे जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो और उन्होंने, हमारा घर काफ़ी दूर था वहाँ। हाँ, तो उन्होंने बोला कि भाई आपको खुद विजिट करना पड़ेगा गोवा के अंदर हो तो आप। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया, मुझे उस दिन जाना भी था, वैसे भी हाई राइडर देखने जाना था उस दिन मुझे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही दिन में दोनों काम करके आए। मैं हाई राइडर देखने के बाद अपने सीधा निकल गया पोरवोरिम। गाड़ी का पूरा इवेल्युएशन करवाया उनको, पूरी गाड़ी मतलब दी, चला के देखी उन्होंने बाकायदे। मैं अपनी तरफ से श्योर था मेरी गाड़ी में क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। साथ में बैठ के मैंने टेस्ट ड्राइव कराई। जब भी टेस्ट ड्राइव करा रहे हो साथ बैठो, सो दैट वो कोई ऐसी चीज़ लिख रहा है जो आपकी गाड़ी में है ही नहीं। हाँ। उससे भी वैल्यू कम हो जाती है। तो मैंने पहले ही बोल दिया देखो जी ये कमी नहीं है, ये कमी नहीं है, कुछ कमी नहीं है इसमें, ये वाली कमी है, मैं उसको मानता हूँ जो थी उसमें। बस। तो आधे घंटे में उन्होंने पहली बार में मुझे प्राइस दिया 2,81,000। हाँ, 2.81 लाख। तो मैंने साफ मना कर दिया क्योंकि मैं जानता हूँ यार मेरी गाड़ी कितने की है। तो वो पहली बिड थी उनकी। उन्होंने मुझे बताया कि हमारा ना पहली बिड होगी, उसके बाद second होगी। हाँ सेकंड बिड होती है, फिर एक थर्ड भी होती है। हाँ। तो उसके बाद अगले दिन उनका कॉल आया सेकंड बिड के लिए। तो उन्होंने जो गाड़ी की कीमत बोली वो काफ़ी ऊपर आ गई एकदम। मैं कहा यार थोड़ा सा मैं सोचा, सरप्राइज भी हुआ कि एकदम 2.81 से 4.02 आ गई। तो वो सेकंड बिड उन्होंने लगाई थी मेरी गाड़ी की। और 4.02 सुन के मैं समझ गया था कि गाड़ी थोड़ा सा और ऊपर जाएगी तो मैं दे दूंगा। मैं अपने 570 पे आ गया कि भाई 570 मैं लास्ट दे सकता हूँ, आप देख लो, थर्ड बिड लगा के आप, मैं वेट कर लूँगा आपका। वहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड होने लगा उनकी तरफ कि भाई इन्होंने इतना लगाया है तो थोड़ा बढ़ सकता है। हाँ, एक बिड और लगवाएं। फिर नेक्स्ट डे जिस दिन लास्ट डेट थी, आई थिंक उनका 2 दिन का टाइम होता है, 2 दिन के अंदर गाड़ी देनी होती है जो अब आप इंस्पेक्शन कराते हो, उसके बाद नहीं देनी होती। थर्ड बिड जब आई तो वो बिड मेरे बजट में आ गई। मैं कहा भाई इतना मैं चाह रहा था कि इतने में दे सकता हूँ। थर्ड बिड 4.5 की आई। कुछ उनके चार्जेस वगैरह कटे, उनके सर्विस चार्ज कुछ होते हैं वो कटे, करीब 67 या 7,000 के आसपास। वो कट के बाकी का अमाउंट उन्होंने हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये इस तरह से मैंने अपनी गाड़ी को सेल किया। और देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास ना ऑप्शन था। हाँ। मतलब हम नहीं भी सेल करेंगे, अगर वैल्यू नहीं मिलेगी मुंह मांगी तो हम नहीं भी सेल नहीं करेंगे। भी सेल करेंगे। हमारा ऐसा नहीं था, वी वर नॉट डेस्परेट सेलर कि मेरे को आज ही बेचनी है और इमरजेंसी है। देखो हाँ। जब इमरजेंसी होती है तो उसमें तो खैर फिर जैसे प्राइस मिलते हैं वैसी आपको बेचनी ही पड़ती है। बट हमारे लिए इमरजेंसी नहीं थी, जल्दी भी कोई नहीं थी हमें। और ये हमेशा रखो, कभी भी बहुत जल्दबाजी में एकदम गाड़ी मत बेचो।
इवन तो आपके पास कोई सी भी गाड़ी है, जल्दबाजी में प्राइस नहीं मिलेगा। सेकंड, मैंने बोला ही है कि आपकी गाड़ी का प्राइस आपको पता होना चाहिए और आप उस पर कायम रहने चाहिए कि हाँ मेरी गाड़ी का इतना प्राइस मैंने लिखा है, तो दैट मीन वो Justified। हाँ जस्टिफाइड है, उससे इतने कम में जा सकती है, इतने कम में मुझे देने में नुकसान भी नहीं होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़। बाकी मार्केट वैल्यू, रीसेल वैल्यू आप खुद अपनी गाड़ी की बढ़ा सकते हो, किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं। आप अपनी गाड़ी को सबसे ज़्यादा जानते हो, ना कि दूसरे जानते। हम क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब दूसरे लोग बोलते हैं अरे ये तो टाटा की गाड़ी है, इसका कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको, 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, 3 लाख देंगे, ऐसे मतलब एवं ही, हाँ। हाँ ऐसे बोलने लगते हैं और हम होपलेस हो जाते हैं, अरे यार मेरी गाड़ी नहीं बिकेगी अब। हाँ। अब तो मुझे जो जितना मिल रहा मिल रहा है है दे दो, जो मिल रहा है दे दो, हम ऐसे करके गाड़ी बेच देते हैं। सो गाइस, ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने मतलब यूज़ किए अपनी गाड़ी सेल करने में। और अगर मैं रह रहा होता दिल्ली में, पुणे में या किसी भी मेट्रो सिटी में, तो ये मुझे और इजी हो जाता, क्योंकि मैं गोवा में रह रहा था, वहाँ पे ऑप्शन कम थे। कार24 का ही एक ऑफिस था, वरना मैं स्पिनी और मैं ऑटो, ओलेक्स, इन पे भी जाता, दूसरे जो ऑप्शन थे उन पे भी जाता। तो और भी शायद प्राइस थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता था, बट मुझे यहाँ पे जो अच्छा प्राइस मिला वो मुझे बेस्ट मिला है, आई नो, और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। एंड मुझे अच्छा लगा कि मेरी टाटा टियागो एटलीस्ट एक अच्छे प्राइस में गई। 2 साल 11 महीने चलाने के बाद में 75,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके थे। किलोमीटर से फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आपकी गाड़ी ओके है, आपकी गाड़ी कैसी चल रही है, हाँ कंडीशन कैसी है, तो किलोमीटर्स का मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। देखो 20-30 किलोमीटर चली हुई गाड़ी भी जो खड़ी है, हाँ। और साल बहुत हो गए हैं, तो उसमें 1000 कमियां निकल जाती हैं। बिल्कुल। और जो रनिंग में है गाड़ी, तो वो वो जल्दी तो जाती है। वो ज़्यादा ओके रखता है, बल्कि जो रनिंग करता है ना गाड़ी से ज़्यादा, वो ज़्यादा ओके रखता है अपनी गाड़ी को। तो होप करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो गाड़ी अपनी बेचना चाह रहे हैं उनको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, थोड़ा हेल्पफुल रहे ये, हाँ। उम्मीद करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।